हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री की बुक 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह करना है, किस में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस में से लॉन्ग, और अगर लॉन्ग आए या शॉर्ट आए तो उसको आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है। सबसे पहले ये कि एटम्स का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्कवर कैसे हुए, किस किस तरह से इनके मॉडल्स प्रेजेंट किए गए, कौन से मॉडल्स एप्लीकेबल थे, कौन से इतने एप्लीकेबल नहीं साबित हो सके। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की एटम के स्ट्रक्चर के लिए। जो दो मेन साइंटिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशन है एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, उनमें से एक है रदरफोर्ड और एक है बोहर। तो पहले हम रदरफोर्ड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट थे जिनको 1908 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था अपनी कंट्रीब्यूशंस की वजह से। उन्होंने 1911 में न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया था, जिसके बाद से लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुई थी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। उससे पहले एटम का कॉन्सेप्ट नहीं था। उनकी इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली, एक गोल्ड की पतली सी शीट ली। उस शीट की थिकनेस कितनी थी? 0.0000, 4 दफ़ा 0 और 4 सेंटीमीटर। बारीक सी शीट ली। इस फिगर में अगर आप देखें तो जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये बॉल्स, 4 बॉल्स एक तरफ है, 4 बॉल्स पैरेलल हैं, ये वो फॉइल को शो कर रहे हैं। इस फॉइल के ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? एक्चुअली वो हीलियम आइंस थे। और ये आए कहाँ से थे? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पोलोनियम और रेडियम, उनसे उन्होंने जनरेट कराए थे। ये उन्होंने इसलिए चूज़ किए थे कि इन अल्फा पार्टिकल्स में पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि ये गुजर सकते थे। ये रदरफोर्ड को पहले से पता था कि अगर मैं ऐसे पार्टिकल्स चूज़ करूँगा तो वो गोल्ड फॉइल में से गुजर जाएंगे। जब उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई तो उनके पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स थे कि कुछ पार्टिकल्स रिपेल हुए, जैसा कि अभी मैंने आपको इस एनिमेशन में दिखाया कि बिल्कुल जो बॉटम पे थे, मैं आपको दोबारा से रिवर्स भी करके दिखा देती हूँ कि कुछ पार्टिकल्स जैसे ही टकराए गोल्ड फॉइल से तो वो रिपेल हो गए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि जब वो गोल्ड फॉइल से टकराए तो एक लार्ज डिफ्लेक्शन पे मूव हुए, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि वो भी डिफ्लेक्ट हुए लेकिन उन्होंने एक छोटा एंगल बनाया। इस तरह कुछ बिल्कुल वापस मुड़ गए थे, कुछ बड़े एंगल पे मुड़े थे, कुछ छोटे एंगल पे। लेकिन अगर आप फिगर में भी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए और सीधा गोल्ड शीट में से गुजर गए। अब कितने गुजरे, कितने डिफ्लेक्ट हुए, कैसे डिफ्लेक्ट हुए, ये सब उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया। वो फोटोग्राफिक प्लेट जिंक सल्फेट से कवर हुई हुई थी, प्लेट थी, स्क्रीन टाइप एक चीज़ थी। ये आपकी फिगर में नहीं दी हुई, तो मैंने सिर्फ ऐड ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे दिखा दिया। जो ब्लैक और येलो कलर की है ये स्क्रीन थी जिसपे वो देख रहे थे कि कितने पार्टिकल्स सीधे गुजरे हैं, कितनों की डिफ्लेक्शन हुई है, कितनों की लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई है और कितनों की स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई है। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या अब ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड की थी? नंबर 1 कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, एंड नंबर 2 आउट ऑफ 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angles and a very few bounced back on hitting the gold foil. अब इसमें से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड रदरफोर्ड परफॉर्म, तो आपने ये सारा एक्सपेरिमेंट बताना है। इस सारे एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन कि उसने क्या क्या लिया, कौन कौन से पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, कैसे उनको विजुअलाइज किया, और एट द एंड उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। 2 मेजर हेडिंग्स बनेंगी, एक्सपेरिमेंट की और ऑब्जर्वेशंस की। दरमियान में जो इंपॉर्टेंट बातें उनको आप लोगों ने बोल्ड कर देना है, और एक फिगर आपको ज़रूर बनानी आनी चाहिए। फिगर की आप अलग से हेडिंग देंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
इस पे एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनका रिज़ल्ट क्या था। 9th क्लास के लेवल तक सिर्फ 7 रिजल्ट्स डिस्कस किए गए हैं और उनकी जो पॉसिबल हेडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। आप इन हेडिंग्स को अगर याद करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक याद करना ईजी होगा। नंबर 1 जो रिज़ल्ट था उन्होंने जो पेश किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस को देख के, वो ये था क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज गोल्ड फॉइल में से पास हो गई थी तो रदरफोर्ड का ख्याल था कि जो मोस्ट ऑफ द एटम का एरिया है वो खाली है। जैसे कि अभी आप इस एटम में देख सकते हैं कि इस जो बड़ा सर्कल है, डॉटेड सर्कल है, इसके अंदर ज़्यादा एरिया खाली ही है। पहली उनकी ये कंक्लूजन थी। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जो सेंटर है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज ही उन्होंने क्यों ज्यूम किया, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड कराए थे वो क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जब स्ट्राइक हुए तो वापस रिपेल हो गए। इससे उन्होंने ज्यूम किया कि दरमियान में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जिसके साथ जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो वापस मूव कर जाते हैं। नंबर 3 पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो भी है जगह जो पॉजिटिवली चार्ज है ये बहुत डेंस है, थिक है। ये उन्होंने किस तरह से कंक्लूड कराया कि क्योंकि जो रेज स्ट्राइक की थी वो पूरी की पूरी वापस रिपेल हो गई थी एक शॉर्ट एंगल पे, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कोई बहुत ही थिक सी जगह है जो कि पॉजिटिवली चार्ज भी है। नंबर 4 पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस जो है वो एक छोटी सी जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है सेल के अंदर, सॉरी एटम के अंदर। छोटी सी जगह उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही ऐसी रेस थी जो कि इतने छोटे एंगल पे रिपेल हुई थी, बाकी सारी रेस तो पास हो गई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़ी सी जगह है एटम के अंदर जहाँ पे ये न्यूक्लियस पाया जाता है। नंबर 5 पे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नंबर 6 पे उन्होंने कहा कि एटम इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल ये कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं तो अगर एक पॉजिटिव दरमियान में है तो एक नेगेटिव भी है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर होंगे। तो एज अ होल एटम एक न्यूट्रल बॉडी होगी। और एट लास्ट नंबर 7 पे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी बॉडीज़ एग्जिस्ट करेंगी वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो जो भी चीज़ें उन्होंने उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। अब रदरफोर्ड का मॉडल उस ज़माने में एक बहुत अच्छा एटॉमिक मॉडल कंसिडर किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इस मॉडल की वजह से, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को इसमें कुछ डिफेक्ट्स नज़र आ रहे थे। नंबर 1 ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता ही जा रहा है तो एट द एंड उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो एट द एंड थक के न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी जैसे कि आपने इस एनिमेशन में देखी। नंबर 2 कि अगर तो इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल एनर्जी अपनी खारिज करते ही जा रहे हैं तो उनको एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या था कि रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिला था उसमें एक लाइन स्पेक्ट्रम उसने देखी थी। अब आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हुई होगी कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होती है। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है जिसमें रंग आपस में मिक्स हुए हुए हैं, डिफ्यूज़ हुए हुए हैं, और जो नीचे वाली स्पेक्ट्रम है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें कलर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट ऐसा मिला था जैसे कि नीचे वाला है, लेकिन जो उसकी थ्योरी थी उसके मुताबिक तो रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए था जैसे कि ऊपर वाली कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो इन सब कन्फ्यूजन्स की वजह से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ सका और फिर एक और साइंटिस्ट नील्स बोहर जो कि एक डैनिश फिजिक्स थे वो आए। ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने रदरफोर्ड की थ्योरी को ही आगे प्रोसीड किया और 1913 में अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जो कि क्वांटम पे बेस्ड था और इनका मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। वो बिल्कुल सही मॉडल तस्वर किया जाता है आज तक और इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से 1922 में इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था और हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें एक क्वेश्चन आए तो हमने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है।
तो जब भी आपने बोर का एटॉमिक मॉडल याद करना है, आपने इसके साथ फिगर ज़रूर करनी है। एक आपकी हेडिंग फिगर की होगी, बल्कि इनफैक्ट आई प्रेफर कि पहले फिगर बनाएं, उसके बाद आप पोस्टुलेट्स दें। फिर आपने पोस्टुलेट्स की हेडिंग देनी है, 5 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप उनको हेडिंग्स के साथ याद कर लेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि क्या क्या हेडिंग्स आपने याद करनी है। तो हम बढ़ते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ। नंबर 1, उन्होंने जो एटम चूज़ किया था अपना मॉडल प्रेजेंट करने के लिए, वो हाइड्रोजन एटम था। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन एटम के दरमियान में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एनिमेशन में मैंने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिनको KLM लिखा हुआ है और उनकी नंबरिंग n = 1, 2, 3 भी दी गई है, इनमें से हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, यानी कि क्वांटाइज्ड है, वो चेंज नहीं होगी इन एनी केस। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि नहीं, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है। ये करेक्शन बोहर ने की कि नहीं, ऐसा नहीं है, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है। नंबर 3 पे ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेंगे वो ना एनर्जी इमिट करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये उन्होंने एरो से मैंने शो कर दिया कि रेडियस है। रेडियस हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि रेडियस का क्या रोल है। अच्छा, नेक्स्ट जो 4th हेडिंग आएगी वो है कि चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है तो फिर चेंज एनर्जी में कब आएगी? चेंज तब आएगी जब या तो इलेक्ट्रॉन्स हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करेंगे या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करेंगे। अब लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी की ऑर्बिट्स कौन से हैं? ये जिस तरह मैंने यहाँ पे KLM के ऊपर लिख भी दिया है, E1, E2, E3। तो E1 की कम एनर्जी होगी, E2 की ज़्यादा, E3 की उससे ज़्यादा। जितना दूर होगा न्यूक्लियस से ऑर्बिट, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब आप इस एनिमेशन पे देखिएगा इस फिगर के ऊपर की तरफ कि जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी के वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ गया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब आप दूसरी एनिमेशन देखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ आया तो उसने एनर्जी रिलीज़ की। यानी कि एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब कब होगी? सिर्फ तब जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे। और कितनी एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी वो हम इक्वेशन से बताते हैं, जो कि है ΔE = hv। इस इक्वेशन में h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू ये चेंज नहीं होती, 6.63 × 10⁻³ और v स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि उस रिलीज ऑफ एनर्जी के टाइम पे नोट की जाती है। लास्ट पॉइंट कि ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तो आपने अगर बेसिक फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक मोमेंटम होती है जिस स्पीड से वो मूव कर रही होती है। अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे तो उस मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं। तो इसी तरह इनमें वो कहते हैं कि ऑर्बिट्स की एक एंगुलर मोमेंटम होती है जिसका फॉर्मूला होता है mvr = nh/2π। इसमें इस फॉर्मूला में m मैस होता है, v वेलोसिटी और r रेडियस। रेडियस जस्ट लाइक आई एम शोइंग इन द एनिमेशन, जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस r1 होगा, फिर r2 और फिर r3 = लेकिन MVR को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये आपके लिए याद करने वाली चीज़ नहीं है। आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो NH/2π से करनी होती है। इस NH में n ऑर्बिट का नंबर होता है, जैसे कि इस फिगर के नीचे की तरफ n = 1, n = 2, n = 3 दिया गया है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2 ही रहता है, और पाई की वैल्यू भी दी होती है। सिर्फ जो वैल्यू हमने चेंज करनी होती है वो n की चेंज करनी होती है। n पे अगर हम 1, 2, 3 लगा दें तो हम ऑर्बिट जो भी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में याद रखने हैं। अगर आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, और अगर आप इसको हेडिंग्स के साथ प्रॉपर अटेम्प्ट भी करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे।
एट द एंड उन्होंने दे दिए है समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू थेरीज, विच मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड द बोहर्स एटॉमिक थेरी। क्या क्या फ़र्क था? पॉइंट नंबर 1 कि रदरफोर्ड की क्लासिकल थेरी पे बेस्ड थी, जो था मॉडल उसका था, और जो बोहर था उन्होंने क्वांटम थ्योरी को फॉलो किया था। क्वांटम थ्योरी मैंने आपको बताया कि क्वांटम थ्योरी की फिक्स्ड एनर्जी है हर ऑर्बिट की, जबकि रदरफोर्ड ने कहा था नई एनर्जी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों ने ये कहा था, दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या था कि बोहर ने कहा था अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में मूव करेंगे। नंबर 3 रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया, एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट दिया। नंबर 4 कि एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड कह रहे थे कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बननी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करें, लेकिन बोहर ने इसकी करेक्शन की कि नहीं, वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करते, एनर्जी सिर्फ तब एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, और जब वो जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आती है वो लाइन स्पेक्ट्रम होती है। एंड एट द एंड रदरफोर्ड ने कहा कि एटम शुड कोलैप्स, कि एंड में एटम ख़त्म हो जाता है, लेकिन बोहर ने कहा कि नहीं, एटम ख़त्म नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं आपके वो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आइसोटोप्स। ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहें, और जो भी आपको टीच किया जाता है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कस किया करें, क्योंकि डिस्कशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो थैंक यू, गुड लक।